नमस्कार, i24 न्यूज इंग्लिश के जूइश वर्ल्ड वीकली में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम इजराइल और पूरी डायस्पोरा में यहूदी समुदाय की कहानियों, मुद्दों व व्यक्तित्वों पर ध्यान देते हैं। जैसा हमेशा होता है, हम इस हफ्ते यहूदी दुनिया की मुख्य खबरों से शुरू करते हैं। देखें। एक ऑस्ट्रेलियाई जज ने फैसला सुनाया है कि एक कुख्यात यहूदी विरोधी वायरल वीडियो से मिली वीडियो सबूतों का ट्रायल में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उस रिकॉर्डिंग में 2 नर्सें एक इजरायली कंटेंट क्रिएटर से वीडियो चैट पर कहती दिखीं कि वे इजरायली मरीजों को मार देंगी और पहले भी मार चुकी हैं। कोर्ट ने कहा कि ये सबूत बिना सहमति अनुचित तरीके से लिए गए थे और न्यू साउथ वेल्स कानून के तहत खारिज कर दिए गए। अब अभियोजकों को अन्य सबूतों और रिकॉर्डिंग करने वाले की गवाही पर निर्भर रहना होगा। काराकास में भूकंप के बाद इजराइल ने वेनेजुएला को सहायता भेजी। एनजीओ इजराइल ने लगभग 500 विस्थापित यहूदी परिवारों को त्वरित प्रतिक्रिया और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के लिए आपातकालीन टीम भेजी। वेनेजुएला में हजारों लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। और अंत में क्लाइव डेविस, यहूदी रॉक एंड रोल रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जो जैनिस जॉपलिन, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बिली जोल के पीछे थे, उनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके उतार चढ़ाव भरे करियर में उनकी रिकॉर्ड लेबल CBS रिकॉर्ड्स ने एक बार उन पर मुकदमा किया था, जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने निजी खर्चों के लिए, जिसमें उनके बेटे की बार मिट्जुआ भी शामिल थी, हजारों डॉलर निकाल लिए थे। इसके बाद उन्होंने अरिस्ता लेबल शुरू किया और अरीथा फ्रैंकलिन, व्हिटनी ह्यूस्टन को साइन किया। न्यूयॉर्क के मेयर जोराम मंदानी का प्रगतिशील अभियान और भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक US कांग्रेस प्राइमरी में उनके समर्थन वाले दूरवाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ने शानदार जीत हासिल की है। 2 पैलेस्टीन और इजराइल विरोधी उम्मीदवार अब अपर मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, क्वींस और ब्रुकलिन के कुछ हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने के करीब है। मेरी रिपोर्ट में विस्तार है। मेयर जोराम मंदानी के साथ खड़ी दारियाउजा अवीला शेवेलियर ने न्यूयॉर्क के प्रगतिशील आंदोलन के लिए बड़ी जीत हासिल की। मैं हमारा भविष्य देखती हूँ। मैं एक ऐसा न्यूयॉर्क देखती हूँ जिसे सभी अफोर्ड कर सके। एक न्यूयॉर्क जो बच्चों में निवेश करे, बमों में नहीं। 32 वर्षीय उम्मीदवार ने न्यूयॉर्क के 13वें जिले के 5 बार चुने गए प्रतिनिधि को हटा दिया, जो अपर मैनहट्टन और ब्रॉन्क्स को कवर करता है। मुझे चुप्पी चाहिए। PhD छात्रा ने अपना इजराइल विरोधी रुख खुलकर सामने रखा है। 7 अक्टूबर के हत्याकांड के कुछ ही दिनों बाद विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया, साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के धरनों में भी चुनाव के दिन तक शामिल रही। ममदानी ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट क्लेयर वॉल्डेस का समर्थन किया, जिन्होंने न्यूयॉर्क के 7वें जिले की प्राइमरी जीती, जो ब्रुकलिन और क्वींस के हिस्सों को कवर करता है। वो इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने में भी मुखर रही है। मेयर ममदानी ने यहूदी वामपंथी और अमेरिकी कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रैड लैंडर और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली उम्मीदवार इलापिया सरितुपाक का भी समर्थन किया। आपको याद है वे शब्द, भूख से आजादी, डर से आजादी और उपासना की आजादी। आपको बहुत कुछ याद है जो पहले केंद्र में था, डेमोक्रेट होने का हिस्सा था। अब समय है उन विचारों को फिर लाने का। ब्रैड लैंडर, पूर्व सिटी कंट्रोलर, ममदानी के सबसे प्रमुख यहूदी सहयोगियों में से एक रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट 10 की डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली, जिसमें लोअर मैनहट्टन और ब्रुकलिन के हिस्से शामिल है। इस राजनीति का मकसद है कि हम इंसानियत पर समझौता नहीं करते। जो वोटर गाजा में बच्चों को मारने के लिए 2000 पाउंड के बम भेजना नहीं चाहते, वे इंसानियत से समझौता नहीं करना चाहते। हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यहूदी और 2 कार्यकाल के मौजूदा सांसद डैन गोल्डमैन को भी हराया। मैंने अभी ब्रैड को फोन किया और उनकी जीत पर बधाई दी, और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वे इस शानदार जिले का प्रतिनिधित्व करने की ओर बढ़ रहे हैं। दिवंगत राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के पोते जैक श्लॉसबर्ग ने अपर वेस्ट साइड सीट के लिए जमकर प्रचार किया, जिस पर 30 साल से जेरी नैडलर थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 33 वर्षीय जैक श्लॉसबर्ग अमेरिका के भविष्य के लिए डेमोक्रेट्स की एक नई युवा पीढ़ी की उम्मीद कर रहे हैं। हमें सिर्फ युवा उम्मीदवारों की ही नहीं, बल्कि अलग तरह के नेताओं की जरूरत है। हमें अलग नीतियों की जरूरत है।
हमें उन जिंदगियों के बारे में अलग समझ की जरूरत है। ऐसे लोग जो जीवन यापन की लागत, भ्रष्टाचार और संविधान पर खुलकर और निडरता से बोलने को तैयार हैं। जर्मनी पूरी तरह से बदलकर अब यूरोप में इजराइल के सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गया है। म्यूनिख में एक नए हॉलोकॉस्ट शिक्षा केंद्र पर काम चल रहा है। 2023 में याद वाशिम द्वारा प्रस्तावित इस पहल को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का समर्थन मिला। अब हमारे साथ यरूशलेम से जुड़ रहे हैं याद वाशिम के चेयरमैन डैनी दयान। नमस्कार और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। खैर, ये निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय स्थिति है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बताइए, याद वाशिम की ये पहल क्यों महत्वपूर्ण थी और 2023 में प्रस्तावित करने से पहले आपने इस पर कितने समय तक काम किया? खैर, ये विचार यहाँ काफी समय से उठाया जा रहा था, लेकिन जनवरी 2023 में बर्लिन की अपनी यात्रा के दौरान मैंने वास्तव में यह सुझाव दो हस्तियों को दिया था। तत्कालीन चांसलर ओलाफ शोल्ज और तत्कालीन विपक्ष के नेता फ्रेडरिक मर्ज, दोनों ने इस विचार को उत्साह के साथ अपनाया। मुझे ये कहना ही होगा कि जब मिस्टर मर्ज ने मिस्टर शोल्ज की जगह चांसलर का पद संभाला तो बदलाव बिल्कुल सहज था। हमने एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए काफी समय लगाया। हमने कुछ संभावित स्थानों की जांच की, क्योंकि पहले दिन से ही ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये बर्लिन में नहीं होगा। वहां पहले से ही काफी हॉलोकॉस्ट स्मृति संस्थान हैं। अंत में हमने इसे म्यूनिक बवेरिया में स्थापित करने और लाइप्जिग सैक्सोनी में विस्तार करने का फैसला किया। ये दिलचस्प है ना? अब आप कई जर्मनों से मिलते हैं जो उन लोगों के परपोते परपोतियां हैं जिन्होंने वे अत्याचार किए थे, और सच में आपको युवाओं के बीच ये भावना महसूस होती है, कम से कम मेरे अपने अनुभव में, कि वे अपने पूर्वजों पर शर्मिंदा है। क्या जर्मनी में उन्हें यहूदी शिक्षा दी जा रही है, इसके बारे में, और क्या ये सभी के लिए है या मुख्य रूप से आप जानती है जर्मनी में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, ये होलोकॉस्ट के यहूदी दृष्टिकोण को अपराधियों की भूमि तक लाएगा, और इसे कहने का कोई आसान तरीका नहीं है। याद वाशिम होलोकॉस्ट संस्था है जो पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करती है, और जर्मनी अपराधियों की भूमि है। लेकिन आप जानते हैं, आपने परदादाओं या परदादियों के बारे में बात की थी। मेरे लिए ये कहना महत्वपूर्ण है, और मैं हमेशा जर्मन अधिकारियों से भी ये बात कहता हूँ कि आज के समय में जर्मनी एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाज है। लेकिन जर्मन नागरिकता के साथ कुछ मूल्य, कुछ प्रतिबद्धताएं, कुछ जिम्मेदारियां और कुछ ज्ञान भी आना चाहिए। ये सवाल मायने नहीं रखता कि आपके दादा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शोआह के समय कहां थे, और म्यूनिक में स्थित केंद्र, म्यूनिक में यित्ज़हाक राबिन केंद्र और इसका विस्तार लाइप्जिग में पूरे संघीय गणराज्य जर्मनी और संभवतः आसपास के देशों की भी सेवा करेगा। ये विशेष रूप से छात्रों के लिए, युवा छात्रों के लिए, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, लेकिन साथ ही जर्मनी की आम जनता के लिए भी तैयार किया जाएगा। अब जैसा कि आप जानती हैं, जीवित बचे लोगों की संख्या घट रही है। क्या यह भी इसका हिस्सा है? क्या वहां शेष बचे हुए हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स भी भाग लेंगे या आएंगे और व्याख्यान देंगे? क्या यह एजुकेशन सेंटर के लक्ष्यों में से एक है? नहीं, जरूरी नहीं। आप जानते हैं, दुर्भाग्यवश, लेकिन अनिवार्य रूप से कुछ ही वर्षों में। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कितने, लेकिन हम पीढ़ियों के चौराहे पर खड़े हैं। आज जन्मे बच्चों को शायद हमारे जैसा सौभाग्य नहीं मिलेगा कि वे जीवित बचे लोगों की बातें सुन सके। तो मैं कहूंगा कि इसके विपरीत ये गवाहों के बाद के युग की तैयारी है जिसकी दहलीज पर हम खड़े। तो ये हमारे उन तरीकों में से एक होगा जिनके जरिए हम युवा पीढ़ियों के साथ जुड़ाव बनाना चाहते हैं, जिन्हें किसी जीवित बचे हुए व्यक्ति को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। हॉलोकॉस्ट साक्षरता में किसी जीवित बचे व्यक्ति को सुनना हम सबके लिए एक बुनियादी अनुभव रहा है। ये ऐसा है जैसे हम एक पुल पर हैं जिसका एक सिरा हमारे पास है और दूसरा आउशविट्स में। उस जुड़ाव की ठीक ठीक कोई भी चीज जगह नहीं ले सकती,
लेकिन नए शैक्षिक केंद्र में, जैसा कि हम यहाँ करते हैं यरूशलेम के याद वाशम में भी, हम ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिससे हम जीवित बचे लोगों से मिलने के विशेषाधिकार की कमी की भरपाई कर सकें। और आज जानती है एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब है ये बिना विरोध के नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है, कहते हैं कि आप इस पहल को सरकार से अलग नहीं कर सकते। आप जानती है ये बात मीडिया में कही गई थी, तो आप क्या सोचती हैं? आपका इस पर क्या जवाब है? खैर, ये कुछ हद तक अज्ञानता को दर्शाता है। याद वाशम इजराइल राज्य की कोई सरकारी एजेंसी नहीं है। ये राज्य की एजेंसी है, सरकार की नहीं। मैं तो यहां तक कहूंगा, ये यहूदी लोगों की एजेंसी है, सिर्फ इजराइल की नहीं। हम एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था हैं। हमें सरकार से कोई निर्देश, आदेश या नीति संबंधी जानकारी नहीं मिलती। हम 100% ऐतिहासिक सटीकता के लिए समर्पित हैं, होलोकॉस्ट की याद को ऐतिहासिक रूप से सटीक तरीके से बनाए रखने के लिए। और ऐसे अनगिनत असंख्य मामले रहे हैं जिनमें याद वाशम और इजराइल सरकार की नीतियों में मतभेद रहे हैं। जब हमारे बीच यानी इजराइल राज्य की जरूरतों या नीति और ऐतिहासिक सटीकता के बीच कोई अंतर होता है, तो हम हमेशा और आगे भी ऐतिहासिक सटीकता के पक्ष में रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डैनी डैन, याद वाशम के अध्यक्ष। धन्यवाद। अगर आप सोशल मीडिया जैसे एक्स, इंस्टाग्राम या टिकटॉक यूज करते हैं तो आपने अपनी फीड्स में गॉय शब्द का बढ़ता इस्तेमाल जरूर नोटिस किया होगा। यह एक शब्द है जिसे यहूदी लोग लंबे समय से गैर यहूदियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे अति दक्षिणपंथी ऑनलाइन समुदायों ने हाईजैक कर लिया है और ये हजारों साल पुराने यहूदी विरोधी विचारों को फैलाने के लिए एक वाक्यांश के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हमारी जो ब्राउन के पास और जानकारी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इससे पहले कि गोइम को पता चले, और हमें इसे बंद करना होगा। अति दक्षिणपंथी लोग गोइम शब्द को लेकर जुनूनी हैं और यहूदी विरोधी होने के नए तरीके खोज लिए हैं। अगर आप पिछले साल ऑनलाइन थे तो आपने गोय शब्द का बढ़ता इस्तेमाल देखा होगा, जो यिडिश का एक शब्द है और जिसका मैथमेटिकल है कोई गैर यहूदी व्यक्ति। आपने इसकी अन्य किस्में भी देखी होंगी, जैसे गोय कार्टजेल और गोय स्लॉप। इस हफ्ते एंटी डिफेमेशन लीग ने न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना की क्योंकि उसने गोय स्लॉप शब्द पर लेख लिखा। लीग का कहना था कि इससे अपेक्षाकृत सीमित दायरे में प्रचलित एक ऑनलाइन यहूदी विरोधी अभिव्यक्ति मुख्य धारा तक पहुंच गई। यहूदियों द्वारा गैर यहूदियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द यहूदी विरोधी कैसे हो सकता है? एक शब्द, संदर्भ। सभी गोइम ध्यान दें, मैं भरोसा दिलाता हूं कि यहूदी लोग आमतौर पर यह शब्द इस्तेमाल नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो मजाक में ही। पिछले महीनों में यह शब्द इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि यहूदी जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेजों में इसका उल्लेख था। मैं जेफरी एप्स्टीन का बचाव नहीं करना चाहता, लेकिन वो साफ तौर पर मजाक कर रहे थे। लेकिन इस तथ्य ने कि उन्होंने ऐसा कहा, इस शब्द का इस्तेमाल एक विरोधी यहूदी डॉग विसल के रूप में करने की आग में घी डाल दिया है, जिसमें यहूदियों को श्रेष्ठ, दुनिया चलाने वाले और गैर यहूदियों को मोहरे के रूप में दिखाया जाता है। ये कोई नई घटना नहीं है। गोइम नो, शट इट डाउन जैसे मीम्स वर्षों से दूर दक्षिणपंथी मंचों पर आम हैं। लेकिन इस नए रूप में हमें गॉय कैटल मिलते हैं, जिन्हें यहूदी हाँकते हैं और उन्हें गॉय स्लॉप खिलाते हैं, जिसका मतलब है सस्ता तैयार किया गया खाना या सामग्री। इनमें से हर एक यिडिश शब्द को हथियाकर उस सदियों पुराने यहूदी विरोधी विचार को बढ़ावा देता है कि यहूदी दुनिया चलाते हैं। कौन सी जाति 85% मीडिया कंपनियों की मालिक है? मैं कहूंगी गोरे। नहीं, यहूदी। बड़ी कॉरपोरेशन के 80% सीईओ किस जाति के हैं? और यहीं पर दूर दक्षिणपंथी अपने यहूदी विरोधी विचारों में चालाकी दिखाते हैं। वे इसे व्यंग, मीम्स और अंदरूनी मजाकों में छुपाते हैं। सीमाओं को जानबूझकर धुंधला करना पहचानना मुश्किल करता है, और ये शब्द जेन जी और हमेशा ऑनलाइन रहने वालों की शब्दावली में बस जाते हैं। उस न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में जिसका मैंने जिक्र किया था, जहां एडीएल इसी बात पर अटकी हुई थी, उन्होंने एक 15 साल के हाई स्कूल के छात्र का हवाला दिया जिसने कहा कि उसके स्कूल के लगभग 70% सहपाठी इस वाक्यांश से परिचित हैं, लेकिन उन्हें बस इतना ही पता है कि इसका यहूदियों से कुछ लेना देना हो सकता है। फिर भी वे इसे कहेंगे क्योंकि ये मीम है। ये अति दक्षिणपंथियों की एक रणनीति पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से रही है।
खुले तौर पर यहूदी विरोधी बनो, लेकिन उसे मजाक के अंदर छुपा दो, ताकि अगर कोई तुम्हें इस पर टोक दे तो तुम कह सको, अरे शांत रहो, ये तो बस एक मजाक है। और फिर वही मजाक अंदरूनी मजाक बन जाता है, और इसी से हम आज यहां तक पहुंच गए हैं। तो अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सच कहूं तो कुछ भी नहीं। अगर हम उन्हें रोकने के लिए कहें और दिखाएं कि इससे हमें तकलीफ होती है, तो इससे वे और आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसे नजरअंदाज कर दें तो ये बढ़ेगा, और इससे यहूदी विरोधी भावना हमारे समाज में और गहराई तक फैल जाएगी। एकमात्र चीज जो हम कर सकते हैं वो है वही करना जिसमें हम सबसे अच्छे हैं। गैर यहूदियों पर नियंत्रण बनाए रखें। ठीक है, अब विषय बदलते हैं। दुनिया के सबसे छोटे धार्मिक समुदायों में से एक समारिटन्स ने अभी अभी अपना शवुओत त्योहार मनाया है, जो एक प्राचीन रस्म है जिसमें रात भर की प्रार्थनाएं और सूर्योदय के समय पवित्र गेरिज्म पर्वत की चोटी तक एक अद्भुत यात्रा शामिल है। उनके उत्सव की ये शानदार तस्वीरें देखिए। ये गेरिज्म पर्वत पर सुबह का समय है। प्रार्थना के ध्वनि के बीच हवा धूल उड़ाती है और फीकी सुबह की रोशनी फैलती है। समारिटन उपासक पहाड़ की चोटी पर समुद्र का गीत गाते हैं, अपनी शवोत मनाते हुए पूरी रात तोराह का पाठ और अध्ययन करते हैं। पश्चिमी तट के किरियात लुज्जा गांव के सिनेगॉग में प्रार्थना आधी रात को शुरू हुई। फिर उपासक पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ने लगे और बस प्रार्थना के लिए रुकते रहे। अंत में हम उस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं जहां समारिटन के अनुसार अब्राहम की परीक्षा हुई थी और योशुआ ने पत्थर की वेदी बनाई थी। समारिटन तोरा के अनुसार योशुआ बेन नून ने यही किया जब उन्होंने यर्दन नदी पार की। उन्होंने माउंट गेरिज्म पर वेदी बनाई और 12 पत्थरों को उनके निर्धारित स्थान पर रखा। ये एक प्राचीन अनुष्ठान है। पुरातात्विक प्रमाण दिखाते हैं कि समारिटन कम से कम 2500 वर्षों से माउंट गेरिज्म पर शवुओत तीर्थ यात्रा में भाग लेते आ रहे हैं। मुख्य यहूदी परंपरा के विपरीत समारिटन बाइबल के उस निर्देश की व्याख्या करते हैं जिसमें सब्त के बाद के दिन से 50 दिन गिनने को कहा गया है। वे इसे शाब्दिक रूप से रविवार के रूप में मानते हैं। उनका त्योहार 7 दिन चलता है, जिसमें रात भर प्रार्थना और अनुष्ठान होते हैं। समारिटन समुदाय वास्तव में एक पूरे ऐसे लोगों की संतान है जो कभी अस्तित्व में थे, जिनकी अपनी भाषा थी, अपना झंडा था, अपनी खुद की इतिहास था, जैसे हर जाति और राष्ट्र की परिभाषा होती है। और हमारा आदेश है कि हम अंगारे को थामें और मशाल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएं, जैसा कि मैं अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ भी यही करता हूं। मैं 126वीं पीढ़ी से हूं और मेरे बच्चे 127वीं पीढ़ी से हैं, और मेरे पोते पोतियां देश में 128वीं पीढ़ी से हैं। मिनाशे जाडका उन 4 परिवारों में से एक से हैं जो इज़राइल में सामरी समुदाय बनाते हैं। हम दुनिया का सबसे छोटा समुदाय हैं, जबकि कभी हमारी संख्या 20 लाख थी। लेकिन जितने भी साम्राज्य यहाँ से गुजरे हैं और जितनी भी जंगें इज़राइल की ज़मीन पर इज़राइल के लोगों पर आई हैं, उन्होंने सामरी समुदाय को भी नुकसान पहुंचाया है। हम कभी 100 से थोड़े ज़्यादा लोग थे। भगवान का शुक्र है 21वीं सदी की शुरुआत में हम 905 लोगों का समुदाय हैं। सामरी शावूत 3 वार्षिक तीर्थ त्योहारों में से एक है, जिसमें पूरे समुदाय को पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना करनी होती है। ठीक है, ये 4 जुलाई का सप्ताह है और इस साल की छुट्टी का और भी ज्यादा महत्व है क्योंकि अमेरिका अपना 250वां जन्मदिन मना रहा है। और भले ही इस साल अमेरिका में राजनीतिक रूप से काफी ध्रुवीकरण है, फिर भी 4 जुलाई एक ऐसा त्योहार है जिसे परिवार और दोस्तों के साथ पारंपरिक आतिशबाजी और क्लासिक अमेरिकी सोल फूड के साथ मनाया जाता है। और यहाँ इज़राइल में हमारे जैसे प्रवासियों के लिए ये हमारे मुंह में पानी ला रहा है, तो हमें अपनी पसंदीदा चीजें खाने की तलब है। अब हमारे साथ स्टूडियो में 2 भाई जुड़ रहे हैं जो एक बड़े परिवार का हिस्सा है। हमारे साथ फाइवल और मेंडल ओपनहाइम हैं, जो बोडेगा बर्गर तेल अवीव के सह मालिक और सह संस्थापक हैं। नमस्ते। नमस्ते एमिली, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। 2 भाइयों में इतना प्यार है, खासकर जब आप साथ काम करते हैं। आपके और भी भाई बहन हैं, आप सब ये कैसे करते हैं? मजेदार बात है कि आपने ऐसा कहा। आखिर सब माता पिता पर ही निर्भर है। ठीक है, तो आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं। आप यकीन मानिए, बिल्कुल सही है। अब लोग हमसे हमेशा पूछते हैं, आप अपने भाई बहनों के साथ कैसे काम करते हैं?
मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि आप अपने भाई बहनों के साथ काम क्यों नहीं करते? भरोसा। हम साथ में काम करते हैं, हम एक दूसरे का साथ देते हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। नो हो गया। तो आप लोग इजराइल में बड़े हुए, लेकिन आपके माता पिता अमेरिकन हैं। तो जब आप बड़े हो रहे थे तो उनके लिए ये कितना जरूरी था कि आप याद रखें कि आप अमेरिकन हैं और उन छुट्टियों का फायदा उठाएं। हाँ बिल्कुल। अच्छा। जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा घर जाते थे। मेरा मतलब है अपने दादा दादी के घर जाते थे और उनसे मिलने का मौका मिलता था। और मेरे माता पिता के लिए ये बहुत जरूरी था कि हमारा उनके माता पिता से रिश्ता बना रहे। तो हम हर गर्मियों में जाते थे और सब कुछ का आनंद लेते थे। अगर वो सारे बर्गर और फ्राइज और सारी पिज्जा और बस सारे क्लासिक अमेरिकन जगह हों। हाँ। और हर बार जब हम आगे पीछे सफर करते थे तो हमें बस वही स्वाद चाहिए होते थे जो यहाँ इजराइल में घर पर याद आते थे और हमें वो मिल नहीं रहे थे। तो हमने सोचा कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा। मुझे पता है यहाँ यही एक चीज सही नहीं मिलती। देश से बुरा नहीं मानना, पर एक अमेरिकन के तौर पर ये मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। नहीं, यहाँ बेंच सही नहीं मिलते, यहाँ डोनट्स भी सही नहीं बनते। जो आप जानती है, हॉट डॉग्स। जाहिर है आपको यहाँ वैसे बीफ फ्रैंकफर्टर्स नहीं मिलेंगे जैसे आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए बताइए आपने यहाँ क्या लाया है? हाँ, मुझे आपको बताना है, मैं बहुत खुश हूं कि आपने कहा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप कर सकते हैं। ना कर सकते हैं डार्लिंग। आप सही बन ले सकते हैं। सही 100% बीफ हॉट डॉग्स। हम इसे सही तरीके से बनाते हैं। ये कोई आम अचार नहीं है, ये डिल पिकल है। हम समझौता नहीं करते, बस वही करते हैं जिसमें विश्वास है, और वो है असली अमेरिकन खाना देना। असली। और उसका राज क्या है? ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर कोई आ सके और आनंद ले सके। इसी वजह से हमने कोई समझौता नहीं किया और हम इसे कोसेर रख रहे हैं। हम वीगन चीजें लेते हैं और अपना बेकन, बीफ बेकन खुद स्मोक करते हैं। तो ये सच में है और ये कोशेर है और ये कोशेर है। बीफ बेकन बीफ चीज बर्गर आपके पास कैसे है? मुझे दिखाइए, ये कैसे काम करता है? तो ये रहा। ये बहुत खूबसूरत है, ये सच में बहुत सुंदर है। हमारा बेकन बीफ से बनता है और यही स्मोक किया जाता है। हमारी चीज नारियल तेल बेस्ड है। अक्सर लोग टोफू डालते हैं, उससे सही स्वाद नहीं आता। और फिर आपके पास ये कमाल की अमेरिकी चीज है। वाह, ये बन आप इसे कैसे इतना अच्छा बना रही हैं? वे नहीं समझते। हाँ, मैं कई लोगों को बताती हूँ। कोडागा में कई लोगों को जादू में दिलचस्पी थी। बिल्कुल सही। हाँ। आप जादू कर रही हैं। हमारे पास क्या है? खाना बताइए, क्योंकि मुझे भूख है और मैंने इंटरव्यू से पहले खाना शुरू कर दिया था। मेंडल, क्या आप शुरू करेंगे? हॉट डॉग के बारे में बताएं। हाँ। ठीक है, ये हमारा हॉट डॉग है जो हमारी सिग्नेचर डिश है। मजेदार बात यह है कि लोग इसे सही से समझते नहीं हैं। अमेरिकन यहूदी समुदाय का खाने में बहुत योगदान रहा है। पहले हॉट डॉग्स को फ्रैंकफर्टर्स कहा जाता था क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट से आए थे, और फिर ये यहूदी आए और उन्होंने इसे पोर्क की जगह बीफ से बनाना शुरू किया, और यहूदी ही हॉट डॉग्स लेकर आए। सारे बेसबॉल मैच क्लासिक 4 जुलाई नेतन हॉट डॉग प्रतियोगिता। न्यूयॉर्क में काम के दौरान हर साल मैंने उस प्रतियोगिता को कवर किया और मुझे उल्टी जैसा लगता था। फिर भी ये आज भी परंपरा है। नेतन के हॉट डॉग्स निश्चित रूप से दुनिया के सबसे मशहूर अमेरिकी अंदाज के खाद्य पदार्थों में से हैं। हाँ। और व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रोडक्ट से हमारा जुड़ाव तब महसूस होता है जब हम कूनी आइलैंड पर चलते हैं। हमारे दादाजी की कहानियां, जब वो 30 और 40 के दशक में ट्रैफिक से पहले, सब कुछ शुरू होने से पहले अपनी साइकिल से बीच पर जाया करते थे, आपको पता है? ये उनके पुराने अच्छे दिन थे। हाँ बिल्कुल। आप तो अगर आप अभी जो तस्वीर देख रहे हैं वो मेरे परदादा हैं। 1929 में सोहो, न्यूयॉर्क। अगर आपने देखा हो, अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि उनके मेन्यू में फ्रैंकफर्टर्स हैं। मेन्यू में तो वो उस समय अपने खुद के फ्रैंकफर्टर्स बना रहे थे। और अब हम इजराइल में हैं। ये कितना शानदार है, कई सालों बाद। हाँ, गरम बना रहे हैं। हॉट डॉग काश, उसने उस जमीन के टुकड़े को संभाल कर रखा होता। मेरा भगवान, मैं मुझे भी नहीं पता था। किसी को नहीं पता था कि सोहो क्या बनेगा, खासकर एक सदी बाद।
तो अब बर्गर वगैरह भी समझाइए, ये सब प्यार से और आपकी अपनी सीक्रेट रेसिपी से बना है, जैसे बिग मैक की रेसिपी, जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सीक्रेट सॉस की रेसिपी हमारे लिए है ताकि हम उसका मजा ले, पर हमें ये ना पता चले कि आप कैसे बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि हम बोडेगा में क्या करते हैं, वो ये है कि हम स्मैश बर्गर बनाते हैं। अब हम सिर्फ स्मैश बर्गर ही बनाते हैं क्योंकि वही हमारी यादों से जुड़ा है। हम हमेशा उसी की बातें करते रहते हैं। हम अमेरिका जाते थे, मेरे पापा भी कई सालों तक टेक में काम कर चुके हैं। तो मानो या ना मानो, जब शैक सैक बहुत पॉपुलर हुआ तो वो उड़ के शैक सैक लाते थे। क्योंकि टर्मिनल 3 पे शैक सैक था तो उड़ के शैक सैक लाते थे। JFK से JFK, बैग ही बैग और अनगिनत हॉट डॉग बन जैसे। हमारे पास एक्स्ट्रा बैग भी है, तो तुम्हें उसका भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? और हमारे पास समय खत्म होने से पहले हमारे पास चिकन भी है, हमारे पास डॉक्टर पेपर मिंट भी है, जैसे किसे पता था, बस डॉक्टर पेपर का जन्मदिन मना रहे हैं। मुझे लगता है वो अप्रैल में था। ये कितना पुराना है? 125 साल पुराना या कुछ ऐसा। वाह, हाँ, हमने एक जन्मदिन की पार्टी दी और हमने बहुत अच्छा समय बिताया। कमाल है। अच्छा, धन्यवाद। क्या आप 4 तारीख को खुले रहेंगे? हाँ, शनिवार रात? हाँ, हम खुले रहेंगे। हम वास्तव में हॉट डॉग किट्स भी दे रहे हैं ताकि आप अपने घर पर भी हॉट डॉग बना सकें और सही तरीके से बना सकें। कमाल है, कमाल है। आपको स्टूडियो में पाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर जाए बोदेगा बर्गर तेल अवीव पर। आप लोग कहाँ स्थित हैं? कार्ली ने 14 खरीदे। ये लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कैमरे पर नहीं खाती। मैंने ये सबक सीखा है कि कैमरे पर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर मेरे कपड़ों पर कुछ न कुछ गिर ही जाता है। यहूदी वर्ल्ड वीकली देखने के लिए धन्यवाद। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। 4 जुलाई की शुभकामनाएं और अमेरिका को 250वें जन्मदिन की शुभकामनाएं।